हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इरफान एकेडमी में। तो हमारा जो सॉल्यूशन वाला चैप्टर चल रहा था और कल हमने विलयन के प्रकार तक आपको बता दिया था। आज जो हम आपको पढ़ाएंगे वो विलयन की सांद्रता पढ़ाएंगे। विलयन की सांद्रता किस किस टाइप से निकलती है, उसमें क्या मोलरता होती है, क्या मोललता होती है, क्या नॉर्मलता होती है। ठीक, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक, और जो बच्चा आना चाहता है ऑफलाइन वो ऑफलाइन आ सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आपकी विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता कौन कौन सी होती है, विलयन की सांद्रता की कैसे निकाला जाता है, विलयन की सांद्रता की इकाई कितनी होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम करते हैं सांद्रता के मापन की इकाइयां। मापन की इकाइयां, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अब सांद्रता के मापन की इकाइयां में आता क्या क्या है, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोल विभाज, ये सब इसकी क्या होता है तुम्हारे पास सांद्रता के मापन की इकाइयों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखो, जब किसी ठोस विलेय पदार्थ को जब किसी ठोस विलेय पदार्थ को किसी द्रव विलायक में घोला जाता है, मतलब क्या, जब किसी ठोस पदार्थ को किसी द्रव विलायक में घोला जाता है तो इसकी सांद्रता का जो करते हैं हम अध्ययन, तब इसकी सांद्रता की गणना कितने प्रकार से करते हैं हम, दो प्रकार से करते हैं। सांद्रता की गणना दो प्रकार से करते हैं। बात समझ में आई। अब वो कैसे कैसे है, यदि सपोज करो हमने क्या लिया, एक बीकर लिया है हमने और इसके अंदर हमने एक लीटर विलायक ले लिया। इसके अंदर क्या लिया हमने, 1 लीटर विलायक, और हमने इसके अंदर कितना डिजोल्व करा, 10 ग्राम ग्लूकोज घोल दिया। 10 ग्राम इसके अंदर 10 ग्राम ग्लूकोज घोल दिया। और एक बीकर हमने लिया बच्चे, और एक बीकर लिया हमने, उसमें लिया 1 किलोग्राम विलायक, और इसके अंदर भी क्या घोल दिया हमने, 10 ग्राम ग्लूकोज घोल दिया। ठीक, पहली बार आप ये समझिएगा, यदि हम 1 लीटर क्या ले लेते हैं, विलियन लिया हमने 1 लीटर, 1 लीटर विलियन के अंदर हम कितनी, अगर मैं 40 ग्राम चीनी घोल दूं तो क्या इसका आयतन बढ़ जाएगा, तो कुछ भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पानी के अंदर जो कण होते हैं उनमें क्या हो जाता है, तुम्हारे पास नमक का जो सॉल्यूशन होते हैं, नमक के कण उसकी के अंदर समा जाएंगे, तो आयतन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब ये है, यदि हम 10 ग्राम को कितने में, 10 ग्राम ये है, 10 ग्राम को किस में, 1 लीटर विलियन में घोल रहे हो, तो इसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी आपके पास, तो इसकी सांद्रता हो गई
10 ग्राम प्रति लीटर, इस सांद्रता को बोलेंगे हम 10 ग्राम प्रति लीटर, ठीक है नहीं। और हम इसको कहेंगे क्या, इसको कहेंगे भार प्रति लीटर या वेट प्रति वॉल्यूम, ठीक है, वेट प्रति वॉल्यूम, ये इसकी यूनिट हो गई। सांद्रता कितनी हो गई, 10 ग्राम प्रति लीटर या वेट प्रति भार प्रति आयतन, इसकी क्या हो गई, यूनिट हो गई। और यदि हमने 10 ग्राम ग्लूकोज को कितने में, 1 किलोग्राम विलायक में घोला, तो सांद्रता कितनी हो जाएगी इसकी, सांद्रता हो जाएगी इसमें 10 ग्राम प्रति किलोग्राम। समझ में आ गई। जब विलायक किसमें ले लिया हमने, किलोग्राम में, तो इसको हम किससे प्रदर्शित कर देंगे, W/W से। इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, वेट पर वेट, भार प्रति भार कितनी हो जाएगी इसकी यूनिट। बात समझ में आई। यदि हम 10 ग्राम ग्लूकोज को 1 लीटर विलयन में घोलते हैं तो सांद्रता हो जाएगी है ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। और यदि 10 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम विलायक में घोल ले तो सांद्रता हो जाएगी इसकी ग्राम प्रति किलोग्राम सांद्रता। तो ग्राम प्रति लीटर कब कहा जाएगा और ग्राम प्रति किलोग्राम तब कहा जाएगा, यदि दोनों किलोग्राम में ली गई हो तो ग्राम प्रति मतलब वेट प्रति वेट, और 1 ग्राम में ली गई हो और 1 लीटर में ली गई हो तो वेट प्रति वॉल्यूम। समझ में आ गई बात। इसको बोलेंगे हम 10 ग्राम प्रति लीटर, इसको बोलेंगे हम 10 ग्राम प्रति किलोग्राम। अब आप इसको उतार लीजिएगा, समझ गए होंगे वैसे तो सभी आप लोग। अब देखते हैं सांद्रता के मापन की इकाइयां। ये कब निकाल लेंगे हम, जब ठोस विलय को लीटर या किलोग्राम में घोला गया है। ठोस विलय को किसी विलायक में घोला जाए तब हम इसकी क्या निकाल लेंगे, हम मापन की इकाइयां निकाल लेंगे। तो इसमें भी कितनी विधियां आती हैं, इसमें आती हैं बच्चे 2 विधियां। एक तो हो जाएगी तुम्हारे पास, एक हो जाएगी तुम्हारे पास ग्राम प्रति लीटर या भार आयतन, एक हो जाएगी भार आयतन इकाई। समझ में आ गई होगी, क्या हो गई, भार आयतन इकाई। दूसरी हो जाएगी तुम्हारे पास भार इकाई, भार इकाई, भार आयतन इकाई हो गई। फिर हो गई तुम्हारे पास भार इकाई। भार आयतन इकाई में कौन कौन से आते हैं, ये पता तो होना चाहिए कौन कौन से भार इकाई में आती है, कौन कौन से भार आयतन इकाई में आती है। तो भार इकाई में आती है आपकी मोलरता, क्या हो गई, मोलरता। फिर हो जाती है तुम्हारे पास नॉर्मलता, फिर हो जाती है तुम्हारे पास फॉर्मलता, और नॉर्मलता को हम किससे रखते हैं, हम कैपिटल M से, इसको कैपिटल N से और इसको कैपिटल F से। पता भी चल जाना चाहिए ये किस किस चीज से प्रदर्शित की जाती है। अब ऐसी कौन सी यूनिटें होती हैं जो भार इकाई की हो, एक होती है तुम्हारे पास मोललता, फिर होती है तुम्हारे पास भार प्रति किलोग्राम,
भार प्रति किलोग्राम, भार प्रति सत्ता, या हम इसको बोल देते हैं भार प्रति सत्ता। एक होती है तुम्हारे पास, एक तो हो गई मोललता, एक हो गई भार प्रति सत्ता, एक होती मोल भिन्न, जिसको हम मोल प्रभाज भी बोल देते हैं। ठीक है, या तो हम इसे बोल लेंगे मोल भिन्न या बोल लेंगे हम इसे मोल प्रभाज। मोललता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रख लेना, स्मॉल m से। भार प्रतिशत को तो हम इसी से ही प्रदर्शित कर देते हैं, और इसको कर देते हैं हम x से। बात ध्यान रखेंगे। अब बाल को मोललता क्या होती है, मतलब एक होती मोलरता। मोलरता क्या होती है, किसी 1 लीटर विलयन में घुले विलय पदार्थ के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता। मोलरता। नॉर्मलता क्या होती है, किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। फॉर्मलता क्या होती है, यदि हम नमक को जब घोल देते हैं पानी में तो क्या होता है, वो उसके जब कण टूट टूट के सभी में बिखर जाए, क्योंकि कण टूट ही जाने हैं, सभी के अंदर बिखर जाए या आपने आयनों में टूट जाए तो उसको बोलते हैं हम फॉर्मलता। मतलब विलय पदार्थ के अणु जब अपने आयनों में टूट जाते हैं विलयन के अंदर, उसको बोलते हैं फॉर्मलता। अब यही हो गई मोललता, मोल प्रभाज और मोललता। इसका मतलब ये है विलय का भार तो लिया जाएगा, विलय का तो लिया जाएगा भार, और विलायक का क्या लिया जाएगा, आयतन, वो भी लीटर में लिया जाएगा। इसमें भी आयतन लीटर में, इसमें भी आयतन लीटर में, इसमें भी आयतन लीटर में, और भार लिया जाएगा, और सब में घोला क्या जाएगा, एक ठोस विलय पदार्थ। इसके अंदर क्या होगा, विलय पदार्थ का भार तो ग्राम में ही होगा, मगर विलायक जो लिया जाएगा या विलयन जो मिलकर बनेगा या विलायक जिसके अंदर घोला जाएगा वो हो जाता है तुम्हारे पास किलोग्राम में। इसके अंदर विलायक कौन सा लिया जाएगा, लीटर में, और इसके अंदर विलायक कौन सा लिया जाएगा, किलोग्राम में। बस यही अंतर इसके अंदर होता है। तो आप समझ लीजिएगा भार आयतन में क्या आता है और भार भार में क्या आता है। समझ में आ गई बात। इसको हम इससे भी प्रदर्शित करते हैं, वेट वेट प्रतिशतता। इसको भी कह सकते हैं भार प्रतिशतता को वेट वेट प्रतिशतता भी कहा जा सकता है। ठीक है, अब हम इस पे बात करेंगे। अब हमारे पास बात करेंगे, इसमें पहले वो बात कर लेते हैं मोलरता में। किसे बात कर लेते हैं हम, मोलरता में। मोलर अब मोलरता क्या होती है, किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। इसको कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बाल को, किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या उसकी क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। अब मोलरता बराबर हो क्या जाएगा, मोलरता बराबर क्या होगा, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोल लिख सकता हूं मैं बटे में विलयन का आयतन
अब वो भी किस में लिया जाएगा आपका, लीटर में, ठीक है। अब ये क्या लिख रहा, विलय के मोल लिख रहा, तो विलय के मोल मतलब जो पदार्थ उसमें घुला हुआ हो, विलय के मोल बराबर क्या होता है, हम जानते हैं मोल का जो सूत्र होता है वो होता है भार बटे में अणुभार। तो हम क्या लिखेंगे, विलय का भार बटे में वे क्या हो गया, विलय का अणुभार। क्योंकि हम जानते हैं मोलों की संख्या क्या होती है, विलय का भार बटे में, मतलब मोलों की संख्या का मान जो होता है भार बटे अणुभार होता है। क्योंकि विलय पदार्थ घोला जा रहा है तो उसी का विलय का भार ले लेंगे और विलय का अणुभार। तो हम ये सूत्र में जो है ना, ये पॉइंट उठाकर इस सूत्र में रख देंगे विलय के मोल की जगह। तो क्या सूत्र बन जाएगा, मोलरता बराबर m बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ये हो जाएगा तुम्हारे पास विलय का भार बटे में विलय का अणुभार गुणा में विलयन का आयतन। क्योंकि मोल की जगह कितना आ गया, विलय का भार बटे विलय का अणुभार। अब क्या बचा, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। अब यदि विलयन का आयतन यहाँ ml में ले लेते हैं हम, तो हम क्या करना पड़ेगा, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यही सूत्र हम किसमें लगाएंगे, सवाल करने में लगाएंगे, जो न्यूमेरिकल में लगाएंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। अब हमको एग्जाम में भी अगर मोलरता की डेफिनेशन लिखनी आ जाए तो इसी तरीके से हमको मोलरता की डेफिनेशन लिखनी है। एक लाइन और लिखनी है, इसका मात्रक को हम क्या बोल देते हैं, इकाई और बोल देते हैं। मात्रक या इकाई मोल प्रति लीटर होती है। मोल प्रति लीटर को हम क्या बोलते हैं, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर भी मोल प्रति लीटर को ही कहा जाता है। समझ में आई बात, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर भी किसको कहा जाता है, मोल प्रति लीटर को ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर भी कह सकते हैं हम। तो इतना आप अच्छे से उतार लीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलरता के मोलरता किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो आपको पूरा यहाँ तक लिखना है और अच्छे से आप याद कर लेना जो जो हमने आपको समझाया। ये बात आपको समझ में आ भी गई होगी, ये हम आपसे मानते हैं ऐसा। क्योंकि मोलरता क्या होती है, विलय के मोल बटे में विलयन का आयतन। अब विलय का मोल क्या होता है, विलय का भार बटे विलय का अणुभार। हमने विलय के मोलों की जगह क्या रखा, विलय का भार बटे विलय का अणुभार। तो आयतन बचा रह गया, विलयन का आयतन यहाँ लिख दिया। क्योंकि यहाँ लीटर में लिख रखा, मैंने यहाँ ध्यान रखना ना ml में लिखा, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर निकल आया। तो इसका इकाई या मात्रा क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है। अब हम इस पे एक हल्का सा सवाल कर लेते हैं जो कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्या लेते हैं हम, इसमें लिया हमने क्वेश्चन लिया 5.85 ग्राम 5.85 ग्राम NaCl को, या हम लिख देते हैं 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 58.5 ग्राम ml विलयन में कितना इसे यहाँ 250 कर लेते हैं। 5.85 ग्राम
सोडियम क्लोराइड को 250 ml विलयन में घोला गया। विलयन में घोला गया, क्या निकालना फिर हमें? विलयन की मोलरता ज्ञात करो। आप अच्छे से इस सवाल को समझिएगा क्या क्या होना होता है, ठीक है नहीं? अच्छा, पहले यदि हम सूत्र लिखें उस सवाल का तो क्या क्या था आपका? मोलरता m बराबर क्या था तुम्हारे पास? विलय का भार किसमें? ग्राम में, गुणा में विलय का अणुभार किसमें? और गुणा में विलयन का आयतन। यदि ml में हो तो ऊपर कितना लगा देते हैं? 1000। यही तो फॉर्मूला है। तो हम देखते हैं 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ml जल में घोला गया, तो विलय का भार कितना है इसमें? यह है तुम्हारे पास विलय का भार। विलय का भार कितना? 5.85 ग्राम। तो ये बात हमें पता चल गई, ये हो गया विलय का भार। अब हमें निकालना विलय का अणुभार। विलय का अणुभार, अब ये हमारे पास है क्या? सोडियम क्लोराइड ही तो घोल रहे हैं हम जानते हैं सोडियम का अणुभार कितना होता है? 23। Cl का कितना होता है? 35.5। कितना हो जाएगा टोटल? 58.5। 5 5 और 3 8 और 3 और 2 5, 58.5। आपसे अणुभार निकालना आता होगा, नहीं आता तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको अगली वीडियो में अणुभार निकालना भी बता देंगे। फिर आता है तुम्हारे पास विलयन का आयतन, और वो कितने ml दे रखा आपको? 250 ml दिखा रखा। ओके, तो हमारे पास देखो क्या पता चल गया? विलय का भार 5.85 ग्राम, अणुभार क्योंकि सोडियम क्लोराइड घोला जा रहा है तो सोडियम क्लोराइड का अणुभार निकाल लेंगे। सोडियम का 23, Cl का 35.5, कितना निकला? 58.5। विलयन का आयतन कितना है? 250 ml। तो विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। अब हमें ज्ञात क्या करनी है तुम्हारे पास? विलयन की मोलरता, m को हमने काउंट करना, ठीक है। अब विलयन की मोलरता निकालनी तो ये सब सूत्र में रख दीजिएगा। कितना कितना दिया? 5.85 ग्राम। ये हो गया विलय का अणुभार। विलय का भार कितना? 5.85 ग्राम। विलय का अणुभार कितना है? 58.5। विलयन का आयतन कितना है? 250 ml, और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे हम? 1000। बात समझ में आ गई होगी आपके? यदि पॉइंट से पॉइंट हटाए तो बराबर करने के लिए 0 लगाना पड़ेगा। अब ये आपका क्या बना? 250 से काटेंगे हम 1000 को तो 4 बार डिवाइड हो जाएगा। यदि हम इसको काटते हैं तो ये 10 बार आपका चला जाएगा, तो ये बचा 4 और बटे में 10, कितना आ गया? 0.4। अब हम 0.4 को चाहे तो m लगा दें इसके पीछे, या हम इसको लिखेंगे 0.4 मोल प्रति लीटर। तब आपका आंसर सही होगा, क्योंकि अगर आपने मात्रक नहीं लिखा तो जो भी सवाल के अंक बोर्ड देगा उसके आधे अंक आपको मिलेंगे। तो आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। इसमें मोलरता के जितने भी टाइप होंगे वो हम आपको अगली वीडियो में बहुत अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। आप इसको बार बार अगर समझ में नहीं आते एक बार और वीडियो देखिएगा और आपको इंशाल्लाह सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जो ऑफलाइन आना चाहता है वो ऑफलाइन आ सकता है।